हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। बच्चों, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल का ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज। बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज को कई जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है। वो अपनी अपनी चॉइस होती है कि आप उसे टर्मिनल वोल्टेज के नाम से बुलाते हैं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से। हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि स्टार्ट होती है सेल से। सेल क्या होता है बेटा? सेल का जो सिंबल है उसमें हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल दिखाते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल हमारा बड़ा होता है और जो ये छोटे वाली लाइन है ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब सेल क्या है कि एक ऐसा डिवाइस है, अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी, या फिर जो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी सर्किट में, इन सर्किट, ठीक है, वो हमारा सेल होता है। अब सेल का काम क्या है बेटा? आपको पता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सेल क्या करता है। उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है जिसको वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, आज हम सेल से रिलेटेड थोड़ी सी बातें पढ़ेंगे बेटा। पहली तो यही है कि सेल जो है वो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकंड थिंग, जो सेल के बारे में एक रॉन्ग कंसेप्ट है। क्या रॉन्ग कंसेप्ट है? कि सबको लगता है कि जो सेल है वो चार्ज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो चार्ज प्रोवाइड करता है या चार्ज को प्रोड्यूस करता है, बट ऐसा नहीं होता। आपको लगता है कि आपने कभी किसी सर्किट में सेल को लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको चार्ज फ्लो करवाना वहां पे शुरू हो गया, करंट फ्लो करना शुरू हो गया, जिसकी वजह जो क्या है सेल की वजह से है। किसी भी सर्किट के अंदर अगर आपने सेल को लगाया तो वहां पे क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, तो आपको लगता है कि उसने चार्ज फ्लो करवाए हैं जिसकी वजह से उसके अंदर करंट है, बट ऐसा नहीं होता। आपने एक लॉ पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जो ये कहता है कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल चार्ज तो प्रोड्यूस नहीं करता। फिर सेल का क्या काम है? सेल सिर्फ और सिर्फ मेंटेन करता है, मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर्किट। वो पूरे सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। यानी कि जो चार्ज, देखो क्या होता है बेटा, हमारे पास स्टैटिक चार्जेस होते हैं जो हमेशा रेस्ट में होते हैं हर मटेरियल के अंदर। तो जब हम किसी वायर के साथ किसी सर्किट के अंदर सेल को अटैच करते हैं तो वो क्या करता है, वो उन चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो एनर्जी प्रोवाइड करने का क्या रीजन, क्या होता है उस एनर्जी से? वो एनर्जी लेके जो चार्ज है वो फ्लो करना शुरू करता है और सर्किट में जो हमने हमारा रेजिस्टेंस लगाया है या हमने कोई अप्लायंसेस लगाया है उसके पास जाके उसको एनर्जी देता है ताकि वो ग्लो कर सके, या फिर अगर फैन है तो वो रोटेट कर सके। अलग अलग चीजों के लिए जो हम यूज करते हैं उसे। ठीक है, तो सेल का काम क्या है कि वो एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है और जो चार्जेस हैं उसके अंदर उस चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो चार्जेस फ्लो कर सके। ठीक है, ये क्या है? ये आपके पास सेल का काम होता है। अब लोगों को लगता है कि सेल चार्ज प्रोड्यूस करता है, तो ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, ये चीज अब अपने दिमाग से निकाल दो कि सेल जो है वो चार्ज प्रोड्यूस करता है। चार्ज, सेल का काम क्या है? सिर्फ चार्ज को एनर्जी देना ताकि वो पूरे सर्किट के अंदर घूम सके, उसे घुमाता है वो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखो अगर मैं एक सर्किट ड्रॉ करूं, ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ मैंने एक सेल लगा दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सेल लगाने के बाद क्या हुआ, जहां पे मैंने की लगाई उसको क्लोज किया जब, तो जैसे ही मैंने सेल को लगाया चार्ज घूमना शुरू करेगा, इसके पास जाएगा, चार्ज फ्लो करने का मतलब करंट हुआ, करंट रेजिस्टेंस के पास जाएगा, रेजिस्टेंस को अपनी एनर्जी देगा और फिर घूम के वापस आ जाएगा सेल के पास, सेल से फिर एनर्जी लेगा और फिर पूरे सर्किट में वो घूमेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल का काम होता है।
अब थोड़ा सा हम सेल के बारे में अगर इसका मैकेनिज्म पढ़े तो उसमें क्या होगा, उससे आपको आगे ईएमएफ इजिली समझ में आ जाएगा। अब आपने जो बात पढ़ी है बेटा, जो मेन होता है हमारे अंदर की केमिकल एनर्जी जो होती है सेल के पास, वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये आप सबको पता है, ये आप सब छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि सेल जो होता है उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, जिसकी वजह से हमें चार्ज जो करंट मिलता है। अब होता क्या है इसके अंदर, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं। हमने एक बॉक्स लिया, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ये आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा भी हो। तो ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमने डाला, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं और इसको बाहर एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दिया हमने, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, देखो अब क्या होता है, इस सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ये केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं बेटा, ये एक्सोथर्मिक होती हैं, एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक का मतलब आपको पता है क्या होता है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। और रिडॉक्स भी आपको ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रिडॉक्स का मतलब क्या हुआ, जहां पे ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन होती है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होती हैं। तो अब क्या होता है बेटा कि अगर जब मैं इस पे बात करूं तो ये 2 इलेक्ट्रोड्स है मेरे पास। अब इसके अंदर क्या है, रिएक्शन हो रही है। एक टाइम ऐसा आता है जब यहाँ पे क्या होता है, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज वो कर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है इकट्ठा होना बंद हो जाता है, कलेक्ट होना बंद हो जाता है, और उससे ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव पोटेंशियल पे पहुंच जाता है और एक पॉजिटिव पोटेंशियल पे। यहाँ क्या है, यहाँ ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पे रिडक्शन होती है। यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम एनोड बोलेंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज है इसको हम कैथोड बोलेंगे। ये आपको फिजिक्स में याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पे ईएमएफ के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीज होती कैसे है, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब बच्चों एक्चुअल में होता क्या है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू हुए, ठीक है। फ्लो करते करते एक्सटर्नल सर्किट में जहां मैंने रेजिस्टेंस लगाया था, उन्होंने उसको एनर्जी दी, फिर आगे बढ़े, पॉजिटिव के पास आए। पॉजिटिव के पास आने के बाद वैसे तो देखो उस इलेक्ट्रॉन को यहीं पे कंज्यूम हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, और फिर से इस नेगेटिव को दोबारा से एक सर्किट इसको इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप मुझे अब एक चीज बताओ कि अगर जो इलेक्ट्रॉन आया, अगर वो यहां से बाहर आ जाए, मतलब वो इलेक्ट्रॉन अगर इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आ जाए, तो यहां से वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा वापस, बताओ। आप सब को लगेगा कि इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, है ना, बट ऐसा नहीं होता। आप हैरान हो रहे होंगे कि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो पॉजिटिव टर्मिनल के पास क्यों नहीं जाता, क्योंकि यहां पे जो हमने अभी पहले मैंने बात की थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या करती हैं बेटा, यहाँ पे अपना काम करती हैं। सेल के अंदर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, यहाँ वो एनर्जी रिलीज करती हैं। वो एनर्जी लेके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को वो क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, ठीक है। उसको अपोज करके वो जंप कर जाएगा नेगेटिव की तरफ, उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज उसको अपनी तरफ खींच लेगा, और फिर से वो नेगेटिव चार्ज से होता हुआ फिर वो एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा, और फिर ये सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बच्चों अगर देखो ध्यान से इस डायग्राम को, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ ना जाए तो क्या ये सर्किट कंप्लीट होगा, नहीं होगा, नेवर।
और अगर ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है मैंने सबसे पहले अपनी वीडियो में करंट की डेफिनेशन आपको बताई थी कि चार्ज जब कॉन्टिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ में फ्लो करता है तो ही हमारे पास करंट होता है, बताई थी ना। तो इसीलिए हमारे चार्ज को फ्लो करने के लिए एक कॉन्टिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ की जरूरत है, तभी करंट को फ्लो प्रोड्यूस करेगा वो। अब इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां तक नहीं जाएगा तो सर्किट यहीं पे खत्म हो जाएगा, वो कंप्लीट होगा ही नहीं, दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर आप बात करो तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां गया ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। आप अगर कोई और बुक उठा के देखते हो तो उसके अंदर आपको एक वर्ड मिलेगा बैटरी मैकेनिज्म। वो लोग डिटेल में नहीं जाते, वो लोग सीधा क्या लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चला गया ड्यू टू सम बैटरी मैकेनिज्म। अब ये बैटरी मैकेनिज्म क्या है, दैट इज द रिएक्शंस इनसाइड द सेल। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन सेल के अंदर हो रही हैं वो हमारा बैटरी मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला गया। ठीक है, अब बात करते हैं इस हमारे ईएमएफ की। ठीक है, ये आपको समझ में आया बेटा कि जो सेल का मैकेनिज्म है, जो सेल की जो अंदर जो इसकी मतलब ये कह लो जो इसका मैकेनिज्म है या जो इसकी प्रोसेस है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके बाद हम बात करते हैं ईएमएफ की, जो इसी से रिलेटेड है हमारा। ईएमएफ का फुल फॉर्म जो है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसके बारे में भी बेटा एक मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि जो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ये किसी तरह का फोर्स है, बट ऐसा नहीं है, ये फोर्स नहीं है। क्या है देखो, अब आप कहोगे कि अगर फोर्स नहीं है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों है, इसका नाम ईएमएफ क्यों रखा। एक्चुअल में क्या है देखो, ये इसका पुराना नाम है ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजंस, इसकी वजह से इसका नाम ईएमएफ है। हिस्टोरिकल रीजंस मतलब अब आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं नॉर्मल कि किसी बच्चे का नाम अगर लगा लो कि किशन है, तो जरूरी थोड़ी है बेटा कि उसकी जो हरकतें होंगी वो भी किशन वाली होंगी। कृष्ण भगवान है हमारे, आपको पता है थोड़े नटखट थे। ठीक है, तो अब जरूरी थोड़ा है कि जिस भी बच्चे का नाम कृष्ण होगा तो वो थोड़ा नटखट होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो लेकिन अब अगर क्या है कि अब उसकी हरकतें देख के उसका नाम थोड़ी डिफाइन करोगे आप, नाम तो पहले रखा गया जो रखा गया, लेकिन उसकी हरकतें तो बाद में हुई। यही रीजन है बेटा कि इसका नाम ईएमएफ जो है वो पहले रख दिया गया था, लेकिन जब आगे लोगों को कंसेप्ट क्लियर हुआ तो उन्हें पता चला कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस across two terminals या फिर इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल। अब आप सोच रहे होंगे पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में फिर फर्क क्या रह गया। अभी हम टर्मिनल वोल्टेज को भी पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे थे, अभी हम ईएमएफ को भी पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं, क्या हो गया है सोच रहे हो ना। बट बेटा ऐसा नहीं है। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स या इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉज आउट। मतलब जब उस सेल के अंदर से कोई करंट नहीं निकला, यानी आपने उसको कोई यूज नहीं किया आपने उसका, या ये कह लो इन ओपन सर्किट, क्योंकि ओपन सर्किट है तो नेचुरली उसके अंदर से कोई करंट नहीं आएगा। तो ईएमएफ क्या हुआ, एक पोटेंशियल डिफरेंस है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में सेल के, जब उसका कोई यूज नहीं है या वो सेल ओपन सर्किट में है। बेटा अब आप देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास एक ये सेल है, अगर आपको दिख रहा हो
तो इसमें दो बातें होती हैं बेटा गौर करने वाली। पहली तो क्या कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ये आपको पता ही है कि ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। दूसरी जो मेन बात वो क्या है कि इसके ऊपर इसका मेंशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट। ये 1.5 वोल्ट क्या है, इसका ईएमएफ है। यहां हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलेंगे, ये इसका ईएमएफ है। मतलब ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। इन दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा, जिसको हम एक नाम देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ, ठीक है। लेकिन ये कब है, जब आपने इसके अंदर से कोई भी करंट यूज नहीं किया। यानी जब अब आप मार्केट से लेके आए नया सेल, तो आपने इसके ऊपर देखा 1.5 वोल्ट, दैट इज इसका ईएमएफ है इतना, ठीक है। जब आप इसको सर्किट में लगा दोगे, जब आप इसका यूज करोगे, तो इसका जो ईएमएफ है वो 1.5 वोल्ट नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे जैसे ये करंट में यूज होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन देयर इज नो करंट रोज या व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, ये हमारी ईएमएफ होती है, ठीक है। ईएमएफ को हम इस तरह के ई से डिनोट करते हैं। अब कोई अगर आपसे इसकी एसआई यूनिट पूछे बेटा तो क्या होगी, वोल्ट, क्योंकि है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो भी वही होगा, क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इससे आगे अब हम क्या करेंगे, हम इंटरनल रेजिस्टेंस करेंगे। आगे हम इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा मैंने अभी आपको ईएमएफ का कंसेप्ट समझाया कि जब भी हम मार्केट से एक नया सेल लेके आते हैं तो उसके ऊपर उसका ईएमएफ मेंशन होता है। मान लिया कि मैं एक सेल लेके आई और उसके ऊपर मेंशन है 12 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं इसको सर्किट में लगाऊंगी तो ये मुझे कितनी वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, 12 वोल्ट की। चलो देखते हैं। मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया, एक सेल लगा दिया मैंने, ठीक है, जिसका ईएमएफ 12 वोल्ट है। साथ में मैंने यहाँ सीरीज में मीटर लगाया और इसके साथ वोल्ट मीटर लगा दिया। रेजिस्टेंस ले लिया मैंने कोई एक 4 ओम का, ठीक। अब कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन जब करोगे आपको पता है यहाँ ओम्स लॉ लगेगा, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से मैंने करंट निकाला V बाय आर, तो कितना आया V 12 और R मेरे पास 4 ओम, तो ये आ गया 3 एम्पियर, ठीक है। अब यहां से कैलकुलेट भी कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा, आई आर, आई 3 है, आर 4 है, तो यानी 12 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उससे मुझे 3 एम्पियर करंट मिलेगा। लेकिन अब मैंने क्या की, ऑब्जर्वेशन की। जब ऑब्जर्वेशन की बेटा, ऑब्जर्वेशन क्या, एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग देखी, तो एमीटर की जो रीडिंग है वो मुझे करंट दे रहा है 2 एम्पियर का, और वोल्ट मीटर जो मुझे रीडिंग दे रहा है दैट इज 8 वोल्ट। अब ये क्या हुआ, ठीक है। रेजिस्टेंस मैंने कैलकुलेशन तो की थी कि रेजिस्टेंस मैंने 4 ओम का लगाया, वोल्टेज मेरे पास आई 12 ओम की थी और मेरे पास करंट तो 3 एम्पियर आना चाहिए था, लेकिन एमीटर तो मुझे 2 एम्पियर की जो रीडिंग दिखा रहा है और वोल्ट मीटर मुझे 8 वोल्ट दिखा रहा है। बाकी के 4 वोल्ट कहाँ गए, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन थी ये क्या है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इतना मेरे पास करंट होना चाहिए। ये रियलिटी है, जो ऑब्जर्वेशन हमने की वो इतनी हुई। अब देखो वो 4 ओम जो कहाँ है वो कहाँ गया, ये गया बेटा जब हम सेल लेके आए थे। ईएमएफ क्या था, ईएमएफ तब था जब इसका कोई यूज नहीं था, मतलब जब सेल का कोई यूज नहीं था तब उसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट था। अब जब मैंने उसको यूज किया सर्किट के अंदर तो क्या हुआ, उसमें से करंट निकलना शुरू हुआ। अभी हमने पीछे जब सेल की बात की थी तो दिखाया था, देखो कि 2 इलेक्ट्रोड हैं। इलेक्ट्रॉन जब यहां आता है बेटा, देखो इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आता है तो यहाँ के आसपास के मॉलिक्यूल से भी तो टकराता है।
यहां से यहां तक जाने के लिए उसको पता नहीं कितने कॉलिजन्स करने पड़ेंगे। तो वो जो कॉलिजन्स होंगे, जो मटेरियल, जिस मटेरियल का वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो भी होंगे, उनको अपोज करना है उसे। तो क्या होगा, उसके लिए वहां से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा, यानी एक रुकावट आएगी। ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था तो वो कंडक्ट कर रहा था, मतलब करंट को पास कर रहा था, लेकिन वहां पे रुकावट आ रही है, उसको रेसिस्ट कर रहे हैं, जो कोलिजन्स हैं वहां पे रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, तो वो क्या है, मेरे पास रेसिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है, ये सेल के अंदर हो रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बात कुछ समझ में आई। क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निकल के नेगेटिव की तरफ जा रहा था, तो बीच में जब वो सेल के अंदर होता है तो वहां पे क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉन का बहुत सारी उससे जो प्रोटॉन्स हैं या जो और उसके मटेरियल की मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ कॉलिजन होते हैं। अब कॉलिजन होगा तो वहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। उस रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है, एक ऑब्स्ट्रैकल है। कहां से, ड्यू टू मटेरियल ऑफ सेल, जिस मटेरियल का सेल बना है उसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, वो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब देखो, अगर मैं इसको बनाती हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इस सर्किट को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके और बनाऊं, ठीक है, यहाँ इसके पास मैंने एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया। वैसे बेटा ये इन दोनों के टर्मिनल्स के बीच में लगता है, बट समझाने के लिए मैंने ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ लगाया है। ठीक है, बैटरी सेल के बिल्कुल पास। यहाँ पे बाकी सब ऐसा वही एमीटर, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया मैंने जो मेरा 4 ओम का है, वही वोल्ट मीटर, और फिर इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, वही 12 वोल्ट है। अब ये रेजिस्टेंस कितने का हो गया, 2 ओम का हो गया। अब देखो, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है। सीरीज के लिए आपको पता है आर इक्विवेलेंट अगर आप निकालो तो आर प्लस स्मॉल आर, वो क्या बन जाएगा मेरे पास, 4 + 2 6 ओम, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, 6 ओम का आ गया। तो वो 6 ओम, और जो मेरे पास वोल्टेज है वो क्या है, 12 वोल्ट की। ठीक है, और अब करंट क्या निकलेगा, करंट की वैल्यू निकाल तो V = V/R, तो ये क्या निकलेगा, 12/6 यानी 2 एम्पियर, जो मेरी रीडिंग दिखा रहा था एमीटर। ठीक है, या इसका उल्टा भी कर सकते हो। रेजिस्टेंस मेरे पास 6 ओम आ गया, करंट मेरे पास 2 एम्पियर का है, तो अब यहां से अगर आप वोल्टेज निकालना चाहो, देख सको, तो IR हो गई 2 × 6 = 12 वोल्ट। तो अब मेरी कैलकुलेशन सही हो गई ना। इसका मतलब क्या हुआ कि EMF जो वो 12 वोल्ट था वो तब था जब हम उसे लेके आए हैं नया। ठीक है, लेकिन जब हमने उसको सेल में लगाया, सर्किट में लगाया उस सेल को, तो उसने क्या किया, जो करंट था वो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ साथ कुछ करंट उसने इस रेजिस्टेंस के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस को भी दे दिया, जिसकी वजह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के पास जो करंट गया या जो वोल्टेज गई वो क्या गई, कम गई हमारी एक्सपेक्टेशन से। अब हम बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज की। टर्मिनल वोल्टेज बेटा मैंने आपको बताया कई जगह पे इसका नाम पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, लोगों की मर्जी होती है जो इसको दोनों में से कुछ भी बुला सकते हैं। अब अगर उस क्वेश्चन की बात करूं तो उस क्वेश्चन में जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितनी होगी, 8 वोल्ट, क्योंकि हमारे पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में गई वो एक्चुअल वोल्टेज 8 गई। ठीक, और EMF उसका था 12 वोल्ट जब उस सेल को हमने यूज नहीं किया था। मतलब जब हम सेल को यूज करते हैं तो उसके अंदर EMF से कम वोल्टेज जाएगी। क्लियर है ये बात आपको? ठीक है, तो अब इनमें से मैं आपको बताती हूँ बेटा कि एक जो चीज है हमारे पास, EMF या टर्मिनल वोल्टेज, दोनों में से एक चीज फिक्स रहती है, और वो क्या रहती है, आप समझ ही गए होंगे कि वो है हमारी EMF। किसी भी सेल की EMF बेटा फिक्स रहती है, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज जो है वो हमारी करंट पे डिपेंड करती है, करंट डिपेंडेंट होती है कि अब सर्किट के अंदर कितना करंट ड्रॉ होगा, कोई भी रेजिस्टेंस है या कोई भी अप्लायंसेस है वो कितना करंट लेगा,
उस पर डिपेंड करेगा कि उस सर्किट के अंदर कितनी वोल्टेज होगी। ठीक है, ईएमएफ तो फिक्स है क्योंकि उसके वजह से क्या है कि हमारा सेल यूज नहीं हुआ उस टाइम पे। जब यूज ही नहीं होगा तो करंट भी नहीं निकलेगा, करंट नहीं निकलेगा तो क्या होगा, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और ये हमारी टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, और सेल से जो मैंने आपको सेल की बातें बताई थी वो भी आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि अगर मैं आपका वो डाउट क्लियर कर सकूं। ओके, और एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, बाय।